Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. वेलकम टू दी डेली करंट अफेयर्स ऑफ 2 जनवरी 2022। तो गाइज आज है तारीख 2 जनवरी 2022 और है संडे। आज की तारीख से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे उन सभी करंट अफेयर्स को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। और जैसा कि आप लोगों को मालूम है आज संडे है और संडे में हम लोग कोई भी नया करंट अफेयर का डिस्कशन नहीं करते हैं। तो क्या करेंगे, हम लोग वीकली कंपाइलेशन को कवर करेंगे। मतलब कि पिछले सप्ताह में जितने भी आर्टिकल्स चर्चा में थे, हमने जितने भी करंट अफेयर्स डिस्कस करे हैं उनका एक कंपाइलेशन कवर करेंगे, उनका एक रिवीजन करने वाले हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि सारे आर्टिकल्स में आपको समझाऊंगा, उनका एक ओवरव्यू दूंगा, क्योंकि ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो डेफिनेटली आज हम ओवरव्यू ही लेंगे। उसके बाद होगा क्या, बीच में मैंने आपके साथ बहुत सारे वन वर्ड क्वेश्चंस को शेयर करने हैं और उन क्वेश्चंस को क्या करना है, आप लोग को सॉल्व करना है। सॉल्व करने से आपको काफ़ी हद तक हेल्प मिलने वाली है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें करेंगे, तो वीडियो को जरूर देखना, क्योंकि रिवीजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम लोग ढेर सारी पढ़ाई तो कर लेते हैं लेकिन रिवीजन नहीं करते हैं। तो यहाँ पर मैं हर सप्ताह आपके लिए रिवीजन लेकर आता हूँ, प्लस उसके बाद मंथ के एंड में मंथली कंपाइलेशन भी लेकर आता हूँ। तो आपके लिए काफ़ी हद तक ये मददगार रहने वाले हैं। नाउ बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले गाइज, अगर आप लोगों को इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी लोगों को टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहां से मिल जाएगा। लेकिन आज इस लेक्चर का पीडीएफ आपको नहीं प्रोवाइड करवाऊंगा। ये जो आज का पीडीएफ है ये आपको मंथ के एंड में मिलेगा, क्योंकि जनवरी 2022 का जो ये मंथ है जैसे ही खत्म होगा आपको मैं मंथली कंपाइलेशन का पीडीएफ प्रोवाइड करवाता हूं, जैसा आपको मालूम होगा। और एक चीज और, जो दिसंबर 2022 का मंथली कंपाइलेशन का वीडियो है वो भी अभी कुछ दिनों में अपलोड हो जाएगा, तो उसकी टेंशन मत लेना। कुछ दिनों में मैं वो वीडियो अपलोड कर दूंगा और उसका पीडीएफ भी अपलोड हो जाएगा। ठीक है, तो ये इतना ध्यान रखना है। साथ साथ कोई भी इश्यूज और भी होते हैं तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। ये है मेरी आईडी दीपक यादव एजुकेशन। अपनी जितनी भी क्वेरीज हैं मुझसे यहाँ पर पूछ सकते हो। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जैसा मैं डेली बेसिस पर आप लोगों से बोलता हूँ, यहाँ तक पहुंच चुके हो तो वीडियो को लाइक कर देना। एक लाइक करने से काफी सपोर्ट मिलता है और हम लोगों ने यहाँ पर टारगेट रखा है डेली बेसिस की तरह आज भी 2K प्लस लाइक्स का। तो डेफिनेटली आज आप लोग यहाँ पर इसको पहुंचाने वाले हो। स्टार्ट करते हैं डायरेक्टली डिस्कशन को। तो मैंने जैसे बताया हम लोग पिछले सप्ताह का कंपाइलेशन कवर करेंगे, जो हमारा वीकली कंपाइलेशन है उन सब चीज़ों को यहाँ पर देखने वाले हैं। तो मंडे में हमने पहले आर्टिकल से शुरुआत करी थी और वो पहला आर्टिकल ये था इंडिया म्यांमार के रिलेशंस के बारे में। तो एक ओवरव्यू लेंगे, जैसे मैंने आपको बता दिया है हम लोग इसको ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। एक घंटे के वीडियो में रिकॉर्ड करके बनाकर दे चुका हूं, आप लोग उसको देख चुके हो। लेकिन आज हम लोग इसका एक ओवरव्यू और रिवीजन लेंगे। तो आर्टिकल द हिंदू से लिया गया था। अभी हुआ क्या था इस चर्चा में, इसलिए था क्योंकि इंडिया ने म्यांमार के अंदर बहुत सारा जो मदद है वो प्रोवाइड करवाई है। इंडिया ने लगभग 10 लाख जो वैक्सीन के डोजेज हैं, और ये जो वैक्सीन के डोज हैं ये इंडिया के अंदर बनाए हुए डोज हैं, मेड इन इंडिया कोरोना वायरस वैक्सीन है। इन वैक्सीन को अभी म्यांमार को प्रोवाइड किया गया। वैक्सीन के साथ साथ हम लोगों ने अभी 10,000 टन गेहूं प्रोवाइड किया है म्यांमार को। क्यों, म्यांमार के अंदर काफी हद तक क्राइसिस क्रिएट हो चुके हैं। क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई है आप लोग को मालूम होगा, क्योंकि म्यांमार में लगभग 1 फरवरी से वहां पर मिलिट्री कू आ चुका है। मिलिट्री कू मतलब कि मिलिट्री ने वहां पर तख्ता पलट किया, वहां की जो सरकार है उसको हटा दिया, वहां पर डेमोक्रेसी खत्म कर दी, वहां पर पूरी तरह से मिलिट्री का रूल चल रहा है। और क्या हुआ, काफी सारे क्राइसिस क्रिएट हुए, तो उसके बेसिस पर भारत ने यह मदद प्रोवाइड करवाई म्यांमार को। अब ये मदद कैसे गई थी, तो हमारे जो इंडियन फॉरेन सेक्रेटरी हैं ये गए थे म्यांमार में। अभी तो रिसेंटली हमारे फॉरेन सेक्रेटरी ने म्यांमार का विजिट लिया है और इसी वजह से ये आर्टिकल चर्चा में था। अब विजिट लिया तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ बोला होगा वहां पर, बिल्कुल ऐसा हुआ है। जैसे कि यहां पर इन्होंने बोला कि देखो हुआ क्या है, मैंने जैसा बताया डेमोक्रेसी वहां पर खत्म हो गई। क्या हुआ करता था, वहां पर एक पॉलिटिकल पार्टी हुआ करती थी एनएलडी नाम की, और उस पॉलिटिकल पार्टी की लीडर ये हुआ करती थी ऑंग सैन सू की। तो क्या हुआ, इस पॉलिटिकल पार्टी को वहां की मिलिट्री ने हटा दिया और साथ ही साथ इनको अरेस्ट भी कर लिया गया है। अब आप कह सकते हो कि जैसी भारत के जो एक तरीके से फॉरेन सेक्रेटरी है ये म्यांमार के विजिट पर गए, तो इन्होंने बोला कि यहां पर डेमोक्रेसी वापस आनी चाहिए। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, डेमोक्रेसी एग्जैक्टली आनी ही चाहिए। इससे काफी हद तक म्यांमार के अंदर चीजें बदलेंगी, क्योंकि लोगों का खुद कहना यह है कि हम लोग को जो मिलिट्री गवर्नमेंट है वो नहीं चाहिए, हम लोग को क्या चाहिए, डेमोक्रेसी चाहिए। हम लोग अपने हिसाब से जो भी लीडर है उसको चूज करके अपने हिसाब से बैठाएंगे। तो ये एग्जैक्टली चीज़ यहाँ पर देखने को मिल रही है। म्यांमार एग्जैक्टली कहाँ पर है, तो आपको ये देखने को मिलेगा, इधर आपको इंडिया का मैप देखने को मिलेगा, इधर से इधर आओगे तो आपको यहाँ पर ये पूरा का जो डार्क कलर वाला है ये म्यांमार नजर आ जाएगा। ठीक है, कैपिटल इसकी यहाँ पर ये आपको दिख रही होगी। अब बात करते हैं और भी चीज़ों के बारे में, और क्या क्या बातें हुई। तो इंडिया के जो फॉरेन सेक्रेटरी है म्यांमार गए, इन्होंने पहला डिस्कशन क्या करा मैंने आपको बता दिया, डेमोक्रेसी को रिटर्न करने के बारे में चर्चा की गई।
दूसरा यहाँ पर पॉइंट इन्होंने ये रखा कि इंडिया लगातार सपोर्ट करेगा जो म्यांमार के साथ डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स हैं उनको। जैसे कि अगर इंडिया और म्यांमार की कनेक्टिविटी के बारे में अगर हम बात करें तो इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए, इन दोनों देशों को कनेक्ट करने के लिए यहां पर आपको दो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट देखने को मिलेंगे। एक प्रोजेक्ट है कालाधन मल्टी मोडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट एंड द ट्राइलेटरल हाईवे, और दूसरा आपको यहां पर एक देखने को मिलेगा, दूसरा भी इसी के अंदर ही है, हमने यहां पर एक साथ पढ़ लिया इसको, लेकिन दूसरा भी इसी के अंदर है। एक तो यहां पर कालाधन मल्टी मोडल ट्रांजिट प्रोजेक्ट और दूसरा ट्राइलेटरल हाईवे देखने को मिलेगा। अब कैसे कनेक्टिविटी बनाते हैं तो आप पिक्चर के थ्रू समझ सकते हो। इधर आप देख पाओगे ये इंडिया का मैप हुआ, इधर म्यांमार हुआ। तो जो कालाधन मल्टी मोडल ट्रांजिट प्रोजेक्ट आपको देखने को मिलेगा वो यहां से कोलकाता से निकलता है, कोलकाता से यहाँ पे आप देख पाओगे, फिर समुद्र के रास्ते से कहाँ जाता है, म्यांमार के अंदर जो सितवे पोर्ट है यहाँ पर जाता है। ये सितवे पोर्ट बाय द वे भारत ने खुद बनाया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो कि इधर से सितवे से पलेतवा तक जो एक नदी के रास्ते से जाता है, तो इस नदी का नाम है कालाधन। तो कालाधन रिवर से यहाँ पर ये रास्ता निकलता है। फिर उसके बाद आगे से यहाँ से हाईवे से कनेक्टिविटी देखने को मिलेगी। तो अब इसको मल्टी मॉडल किस लिए बोला गया है, मल्टी मॉडल इसलिए बोला गया है क्योंकि इसमें एक समुद्र का रास्ता है, उसके बाद यहाँ पर एक नदी का रास्ता है, देन उसके बाद यहाँ पर एक हाईवे का रास्ता देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार से कनेक्टिविटी है। इस कनेक्टिविटी को और इंप्रूव करने के लिए और इन्हांस करने के लिए भारत ने अनाउंसमेंट किया। साथ साथ भारत ने बोला हम लोग अपने ट्राइलेटरल हाईवे को भी इंक्रीज करेंगे। ट्राइलेटरल हाईवे मतलब ये भी यहाँ पर इंडिया, म्यांमार और थाईलैंड को कनेक्ट करता है। जैसे कि न्यू दिल्ली से हाईवे निकलता है, इस प्रकार से नॉर्थ ईस्टर्न रीजन से निकलता हुआ ये म्यांमार में जाता है, म्यांमार से निकलता हुआ यहाँ पर थाईलैंड के अंदर जाता है। तो ये जो प्रोजेक्ट है इसको भी हम लोग एनहांस करेंगे, ऐसा यहाँ पर रिसेंटली हमारे फॉरेन सेक्रेटरी के थ्रू बताया गया था। क्लियर हुआ इतना। उसके बाद यहाँ पर आपको मालूम होगा एक क्राइसिस भी म्यांमार के अंदर सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। वो कौन सा क्राइसिस है, रेखाइन के अंदर। रेखाइन के अंदर जो रोहिंग्या क्राइसिस है वो बहुत बड़ा क्राइसिस देखने को मिलता है। अब क्या हुआ था, यहाँ पर रोहिंग्या कम्युनिटी को मार के भगाया गया। तो वो जो कम्युनिटी आज के टाइम पर बहुत सारी कम्युनिटी जो है इंडिया के अंदर भी रहती हैं और जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं उनके अंदर ये कम्युनिटी घुस गई हैं। तो इससे भी यहाँ पर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के अंदर काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो चुकी हैं। तो भारत ने यहाँ पर यह मुद्दा भी उठाया कि आज के टाइम पर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के अंदर अनस्टेबिलिटी काफ़ी बढ़ चुकी है। अनस्टेबिलिटी क्यों बढ़ी है, क्योंकि म्यांमार के अंदर क्राइसिस बढ़ रहे हैं। म्यांमार के अंदर जो आज के टाइम पर मिलिट्री coup हुआ है, इसकी वजह से भी जो लोग हैं यहां से निकल कर भागने की कोशिश कर रहे हैं और ज्यादातर लोग कहां पर जा रहे हैं, इंडिया के अंदर आ रहे हैं। तो यहां पर इंडिया ने यही फोकस रखा कि म्यांमार के अंदर स्टेबिलिटी बने। अगर म्यांमार स्टेबल होगा तो ऑब्वियस ही बात है हमारा जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है वो भी यहां पर स्टेबल होते हुए नजर आएंगे। तो जैसे मैंने आपको बताया वही चीजें मेंशन करी गई कि यहां पर भारत पूरी तरह से फोकस रख रहा है हम लोग पीस और सिक्योरिटी को मेंटेन करें। ये चीजें हुई बात कि क्या क्या डिस्कशन हुआ था। अब हम लोग बात करते हैं इंडिया म्यांमार के रिलेशंस के बारे में, आखिरकार क्या क्या रिलेशंस है। तो देखो इंडिया और म्यांमार की जो बातचीत है वो कब से स्टार्ट होती है, एक ट्रीटी साइन होती है, ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप साइन होती है 1951 में। देन उसके बाद से जो इनके रिलेशंस है वो लगातार ग्रो होते हुए चले जाते हैं। आज के टाइम पर म्यांमार और इंडिया के बीच में कुछ कल्चरल, हिस्टोरिकल, एथनिक और रिलीजियल टाइज भी आपको बहुत सारे देखने को मिल जाते हैं। बहुत सारे यहाँ पर म्यांमार के लोग इंडिया में देखने को मिलेंगे, इंडिया के बहुत सारे लोग भी आपको म्यांमार में नजर आ जाएंगे। उसके बाद क्या है, आज के टाइम पर अगर हम पॉलिसीज की बात करें तो भारत सपोर्ट करता है म्यांमार के साथ साथ और भी बहुत सारी ईस्टर्न कंट्रीज को। आपको मालूम होगा भारत ने एक तरीके से यहाँ पर एक पॉलिसी को अनाउंस कर रखा है, वो है एक्ट ईस्ट पॉलिसी। एक्ट ईस्ट पॉलिसी का मतलब है कि हम लोग क्या करेंगे, जैसे आप देख पाओगे इंडिया का मैप हुआ, इधर ये सारी ईस्टर्न कंट्रीज हो गई क्योंकि ये वाला साइड ईस्ट हो गया, ये वाला वेस्ट हो गया, ऊपर यहाँ पर नॉर्थ हो गया और नीचे साउथ हो गया। तो ये जो ईस्टर्न कंट्रीज हैं, इन ईस्टर्न कंट्रीज के साथ हमने अपने रिलेशंस को डेवलप करें। म्यांमार कहां पर है, आपको ये म्यांमार नजर आ रहा होगा। तो इन ईस्टर्न कंट्रीज के साथ हम अपने रिलेशंस को डेवलप करें। इसी वजह से हम लोग एक्ट ईस्ट पॉलिसी को देखते हैं कि भाई हम लोग थोड़ा सा ईस्टर्न साइड पर ध्यान दें, ठीक है। उसके बाद आज के टाइम पर देखो क्या है ना, इंडिया का जो कंपटीशन है चाइना के साथ वो काफ़ी बढ़ चुका है अलग अलग देशों को लेकर, उसमें से एक म्यांमार भी है। तो अगर आप देखो तो चाइना ने क्या कर रखा है, म्यांमार में भी बहुत सारा इन्वेस्टमेंट कर रखा है। चाइना ने म्यांमार में एक पोर्ट को डेवलप कर रखा है जिसका नाम है कायुक्पो पोर्ट, है ना। अब इंडिया ने इसके रिस्पॉन्स में अपना भी एक पोर्ट बना रखा है। आपको मालूम होगा, जैसे मैंने अभी आपको बताया, इंडिया ने अपना सितवे पोर्ट बना रखा है ताकि हम लोग चाइना को टैकल कर सकें, चाइना का जो इन्फ्लुएंस है वो यहाँ पर बढ़ने ना दें। ये क्लियर हुआ इसके बारे में। उसके बाद यहाँ पर अगर हम बात करें दोनों कंट्रीज के इकोनॉमिक कोऑपरेशन के बारे में, तो बहुत सारी जो इंडिया की कंपनीज हैं उन्होंने क्या कर रखा है, इन्वेस्टमेंट कर रखा है म्यांमार के अंदर। हम लोग बहुत अच्छा व्यापार करते हैं। बहुत सारी और भी इंडियन कंपनीज है जैसे कि एसआर, गेल, ओएनजीसी, विदेश लिमिटेड, ये सब हो गया। इन्होंने बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट किया है म्यांमार के एनर्जी सेक्टर के अंदर। साथ ही साथ म्यांमार को हम लोग एक ऐसी कंट्री देख रहे हैं जहां पर हम लोग अपने डिफेंस इक्विपमेंट्स को एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि म्यांमार को हम लोग अपने हथियार बेच सकते हैं और इससे हम लोग अपने मेड इन इंडिया प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाते हुए नजर आएंगे।
आई होप आपको सारी चीज़ें एक एक करके क्लियर हो चुकी हैं। हालांकि ये रिवीजन रह नहीं गया, ऐसा लग रहा है हमने सारी चीज़ें डिटेल में डिस्कस कर ली। अब यहाँ पर थोड़ा सा हम रिवीजन के तौर पर चलेंगे, ठीक है। थोड़ा सा ऐसे चलते रहे तो फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर रिवीजन करना था हमें, हम तो डिटेल में सारी चीज़ें देखने लगे, कोई बात नहीं। चलो यहाँ पे दूसरा आर्टिकल, अगेन एक और बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल था, कर्नाटका प्रोटेक्शन ऑफ राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन बिल 2021 चर्चा में था। आपको मालूम होगा हाल ही में कर्नाटका ने क्या करा, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन बिल को एक तरीके से एक यहाँ पर इनको प्रोटेक्शन का नाम देते हुए यहाँ पर इन्होंने इसको पास करने की पूरी तरह से फोकस में रखा। हालांकि यहाँ पर ही पूरी तरह से पास हो नहीं पाया। अब क्या है, आपने नाम से देख लिया, प्रोटेक्शन ऑफ राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। तो इस बिल का मेन मकसद है कि किसी भी एक व्यक्ति को, मान लो यहां पर एक पर्सन ये है और एक पर्सन ये है, एक पर्सन ये ए है और ये पर्सन बी है, तो जो ए वाला व्यक्ति है ये बी वाले को जबरदस्ती अपना रिलीजन चेंज नहीं करवा सकता, ठीक है। मतलब ये जो ए वाला व्यक्ति है ये जोर जबरदस्ती से इस बी वाले व्यक्ति का जो भी रिलीजन है उसको चेंज नहीं करवा सकता, और अगर वो चेंज करवाता है तो उसको सजा मिलेगी। यही सारी बातें इस बिल के अंदर मेंशन है, कर्नाटका प्रोटेक्शन ऑफ राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन बिल 2021, ठीक है। तो यहां पर रोक लगाई गई है कन्वर्जन फ्रॉम वन रिलीजन टू अनदर। आप एक रिलीजन से दूसरे रिलीजन में बदल नहीं सकते हो, बदलना चाहते हो खुद तो बिल्कुल आप बदल सकते हो, लेकिन आपको कोई जोर जबरदस्ती से मिस रिप्रेजेंटेशन के थ्रू या फिर आपको कोई लालच देकर बदलवा नहीं सकता आपका रिलीजन। अब क्या ऐसा एक्ट और भी राज्यों के अंदर है? बिल्कुल आपको देखने को मिलेगा। अरुणाचल प्रदेश के अंदर, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, इन सभी स्टेट्स के अंदर आप देख पाओगे यहां पर भी इस प्रकार से ये एंटी कन्वर्जन बिल आपको नजर आ जाएगा। अब जो कर्नाटक का ये जो बिल है इसके अंदर मेन प्रोविजंस क्या है? देखो मेन प्रोविजन तो ये बोला है इन्होंने कि अगर कोई व्यक्ति तब भी पकड़ा जाता है कि अगर एक व्यक्ति तब भी एक काम करता है, क्या काम, कि अगर वो किसी एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को जबरदस्ती उसका रिलीजन बदलवाता है तो बेसिकली वो एक ऑफेंस है, एक कॉग्निजेबल और नॉन बेलेबल ऑफेंस है, उसको एक तरीके से बेल भी प्राप्त नहीं होगी, प्लस यहाँ पर जेल भी हो सकती है, 3 से 5 साल की जेल होगी, 25,000 रुपए के आसपास का जुर्माना भी लग सकता है। और अगर एक व्यक्ति क्या करेगा, मान लो SC ST कम्युनिटीज के पर्सन का जो रिलीजन है वो चेंज करवा रहा है, तो उस व्यक्ति के ऊपर जो कि चेंज करवा रहा है उसकी सजा बढ़ जाएगी, 3 से 10 साल की जेल हो सकती है, प्लस 50,000 रुपीज का फाइन भी उसके ऊपर लग सकता है। और अब यहां पर एक चीज और बताई गई, एक चीज ये बताई गई है कि मान लो आप कि एक फैमिली में या फिर आपके किसी ने किसी भी यहाँ पर ये काम किया, रिलीजन को चेंज किया, तो आप कंप्लेंट कर सकते हो। तो कंप्लेंट करने वाला कौन सा व्यक्ति हो सकता है? कोई भी हो सकता है, फैमिली का मेंबर्स, रिलेटिव्स या कोई भी पर्सन यहाँ पर आसपास का हो सकता है, वो जाकर कंप्लेंट कर सकता है कि हाँ इस व्यक्ति ने अपना रिलीजन चेंज किया। अब आप कह सकते हो कि अगर जिसकी खुद की मर्जी है कि मैं अपने आप से अपने रिलीजन को बदलना चाहता हूं तो वो चीज़ें तो मेंशन्ड होगी, हाँ बिल्कुल इसके अंदर मेंशन्ड है। तो आप अगर चाहते हो अपनी मर्जी से आप अपने रिलीजन को बदल रहे हो तो आप बदल सकते हो, लेकिन आपको 2-3 बातों का ध्यान रखना होगा। पहली बात तो क्या है, जब आप रिलीजन बदलने जाओगे तो उससे 30 दिन पहले, 30 डेज पहले आपको इन्फॉर्मेशन दे देनी है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, दैट इज डीएम को। डीएम को आप 30 दिन पहले बता दो ताकि डीएम सही से कार्रवाई कर ले कि आपके ऊपर कोई जोर जबरदस्ती तो नहीं है। और उसके बाद आप जब 30 दिन तक रहोगे तो आपको 30 दिन बाद भी इंफॉर्मेशन देनी है कि हाँ मैं बिल्कुल सही हूं। क्लियर हुआ? उसके बाद अगर कोई व्यक्ति ऐसा नहीं करता है और ये बिना काम करे अपने रिलीजन को बदल लेता है तो क्या होगा उसके साथ? तो यहां पर आप कह सकते हो जो भी उसका एक तरीके से रिलीजन उसने बदला है वो नल और वॉइड कहलाएगा, वो माना ही नहीं जाएगा। क्लियर हुआ? ये यहां पर चीजें सिंपल सी समझ में आ गई। अब इसके अंदर एग्जाम्पशन भी है, कुछ लोगों को छोड़ा गया है। कुछ लोगों को क्यों छोड़ा गया? कि अगर कोई व्यक्ति ने अपना रिलीजन बदल लिया था, अगर किसी व्यक्ति ने अपना रिलीजन पहले ही बदल लिया है और वो अपने आप को रिकन्वर्ट करना चाहता है अपने पहले वाले रिलीजन के अंदर, तो उसका एग्जाम्पशन है, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। क्लियर हुआ? तो ये था एक एंटी कन्वर्जन लॉ। भारत के अंदर आपको एंटी कन्वर्जन लॉ देखने को मिलेगा। इसके बारे में हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के अंदर चीजें मेंशन्ड है। हमारे भारत का संविधान क्या बोलता है? आर्टिकल 25 आपको गारंटी देता है कि आप अपने रिलीजन को आगे प्रैक्टिस कर सकते हो, आप अपने रिलीजन का प्रसार कर सकते हो। तो आप कहोगे रोक क्यों लगाई जा रही है? रोक इसलिए लगाई जा रही है क्योंकि इसी आर्टिकल के अंदर यह भी मेंशन्ड है कि आप किसी व्यक्ति को, दूसरे व्यक्ति को जोर जबरदस्ती से उसका रिलीजन नहीं बदलवा सकते। ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना है। ये क्लियर हुआ? उसके बाद कुछ जजमेंट्स वगैरह थे, मैंने आपको ऑलरेडी बता रखे हैं। देन उसके बाद बात करेंगे हेट स्पीच के बारे में। तो ये भी आर्टिकल काफी चर्चा में था। पिछले सप्ताह बहुत बड़ी बड़ी घटना घटित हुई हैं। तो अभी हाल ही में क्या हुआ, एक एफआईआर को फाइल किया गया उत्तराखंड के अंदर। एक इवेंट चल रहा था, उस इवेंट के अंदर एक लीडर ने हेट स्पीच दे दिया। ठीक है, दूसरे पर्टिकुलर कम्युनिटी के खिलाफ में बहुत गलत गलत बातें बोल दी। ठीक है, तो उसी को हम लोग हेट स्पीच बोलते हैं। तो क्या हुआ, जिस व्यक्ति ने, जिस लीडर ने, आप देख पाओगे इस इवेंट में यहाँ पर इस लीडर ने जो ये हेट स्पीच दी है, इस व्यक्ति के ऊपर एफआईआर हुई और उसको अरेस्ट किया गया। डिस्कस करेंगे हेट स्पीच क्या होता है। तो पहले तो मैं सिंपल टर्म्स में बताता हूं हेट स्पीच आखिरकार क्या होता है। आपको पता होगा हेट मतलब क्या है, जो नफरत फैला रहा है।
और सिंपल सी बात है, जब भी यहां पर दो पर्टिकुलर ग्रुप के बीच में, ठीक है, आप कह सकते हो दो कम्युनिटीज के बीच में यहां पर नफरत फैलाने का काम किया जाता है तो उसको हम लोग हेट स्पीच बोलते हैं। ठीक है, दो पर्टिकुलर ग्रुप या फिर दो पर्टिकुलर कम्युनिटीज, रिलीजन, रेस के बेसिस पर अगर कोई यहां पर नफरत फैलाता है, इनके बीच में विवाद बनाता है, तो वो हेट स्पीच के अंदर आएगा। और जो 267 रिपोर्ट ऑफ द लॉ ऑफ कमीशन है, इसने भी यहां पर यही बताया है कि जो हेट स्पीच है उसका मतलब ये है कि आप कह सकते हो हेट स्पीच किसी के बेसिस पर भी हो सकती है, चाहे वो रेस, एथनिसिटी, जेंडर, सेक्सुअल ओरिएंटेशन, रिलीजियस बिलीफ, इनके बेसिस पर भी हेट स्पीच हो सकती है। ठीक है, अब आपका कहना होगा तो हमें तो बोलने का हक है, तो बिल्कुल आपके पास बोलने का हक है, आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच है, आप खुलकर अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हो, आपका फंडामेंटल राइट है। आर्टिकल 19(1)(a) क्लॉज, सब क्लॉज ए के अंदर देखने को मिलेगा। लेकिन ध्यान से सुनना, इसके अंदर एक एग्जाम्पशन है। एग्जाम्पशन यह है कि आप हेट स्पीच बिल्कुल नहीं दे सकते, दो पर्टिकुलर ग्रुप के बीच में आप विवाद नहीं क्रिएट कर सकते, उनके बीच में आप यहां पर नफरत पैदा नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो हेट स्पीच के बारे में आपको क्लियर हुआ। अब मान लो कोई व्यक्ति हेट स्पीच तब भी करता है तो उसके लिए क्या क्या सजा के प्रावधान है। देखो, आईपीसी के अंदर, इंडियन पिनल कोड के अंदर बहुत सारे प्रावधान है। इंडियन पिनल कोड के अंदर सेक्शन 153A और सेक्शन 153B आपको देखने को मिलेगा। यह बोलता है कि अगर कोई व्यक्ति दो ग्रुप्स के बीच में नफरत को फैलाता है तो उसको पनिशमेंट दी जाएगी। उसी प्रकार से आईपीसी का सेक्शन 295A भी यही चीज़ें मेंशन करता है कि यहाँ पर कोई व्यक्ति अगर जानबूझ के इस प्रकार से काम करता है और किसी व्यक्ति के एक तरीके से नफरत फैलाता है तो अगेन यहाँ पर उसके खिलाफ पनिशमेंट हो सकती है। उसके बाद आईपीसी का सेक्शन 5051 और 5052 भी यहाँ पर यही चीज़ें बोलते हैं कि अगर कोई व्यक्ति यहाँ पर इस प्रकार का कंटेंट सर्कुलेट करता है, ठीक है, कंटेंट को पब्लिसाइज करता है, तो यहाँ पर आप कह सकते हो वो भी हेट स्पीच के अंदर आएगा और साथ ही साथ क्या होगा, उसको एक तरीके से सजा होगी। और यही सारे प्रावधान रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट के अंदर मेंशन करे गए। मान लो यहाँ पर एक लीडर है जिसको इलेक्शन लड़ना है, ठीक है, और उसने अगर हेट स्पीच फैलाई है तो वो इलेक्शन नहीं लड़ पाएगा। ये चीज़ें कहाँ पर मेंशन है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 के सेक्शन 8 के अंदर। उसके बाद जो सेक्शन 1233A और 125 ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट आपको देखने को मिलेगा, यहां पर भी यही चीजें मेंशन करी गई हैं। अगर कोई इलेक्शन के तौर पर हेट स्पीच का इस्तेमाल करता है, इलेक्शन के फायदे के लिए यहां पर हेट स्पीच का इस्तेमाल करता है, दो पर्टिकुलर कम्युनिटी के बीच में विवाद फैलाता है, तो इसके बेसिस पर जो भी ये इलेक्टोरल प्रैक्टिसेस है वो करप्ट कहलाएंगी। अगले आर्टिकल में हमने डिस्कशन किया था कार्ड ऑन फाइल टोकनाइजेशन को लेकर। तो अभी हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने क्या किया, जो एक तरीके से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पहले तो एक इंफॉर्मेशन जारी करी थी। इन्होंने ये बोला था कि 1 जनवरी 2022 से क्या होगा, टोकनाइजेशन का मेथड इस्तेमाल होगा। क्या होता है टोकनाइजेशन, आगे मैं बताऊंगा, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, अभी इस टाइम को एक्सटेंड कर दिया गया है। इन्होंने बोला अब 1 जनवरी से नहीं लागू होगा, 30 जून से लागू होगा, तो 6 महीने का टाइम और दिया गया। तो टोकनाइजेशन का सिस्टम 30 जून से लागू होने वाला है, 6 महीने बाद। तो क्या होता है टोकनाइजेशन, इसको हम समझेंगे। देखो, पहले होता क्या है आपको समझना होगा। मान लो आपने कोई भी सामान ऑर्डर किया, आपके पास डेबिट क्रेडिट्स कार्ड है, आपने डेफिनेटली अपनी लाइफ में कभी ना कभी सामान ऑर्डर किया होगा, अमेजन से, फ्लिपकार्ट से, कहीं से भी आपने यहाँ पर सामान को ऑर्डर किया। जब आप सामान ऑर्डर करते हो तो क्या हुआ, आपने अपनी कार्ड्स की डिटेल सारी इसमें भर दी है। कार्ड की डिटेल जैसे कि यहाँ पर कार्ड की डिटेल क्या क्या हो सकती है, यहाँ पर नंबर हो गया, ठीक है, आपका नाम हो गया, उसके बाद यहाँ पर आपका जो सीवीवी नंबर है, सीवीवी नंबर सेव नहीं होता है लेकिन आपको लास्ट में डालना होता है। तो होता क्या है, जब आपने अपनी कार्ड की डिटेल्स डाल दी, बैंक का नाम, आपने नंबर डाल दिया, आपने अपना नाम डाल दिया, इन सबको डालने के बाद लास्ट में सीवीवी नंबर मांगता है ना, तो आपका ऑर्डर हो जाता है। लेकिन मान लो आपने एक बार ऑर्डर किया, आपने कार्ड की डिटेल डाल दी, अब जब दूसरी बार आप ऑर्डर करते हो तो क्या आप दोबारा कार्ड की डिटेल डालते हो, ये सारी नंबर नहीं डालते हो। क्यों? क्योंकि ये डिटेल्स सेव हो जाती हैं अमेजन और फ्लिपकार्ट के अंदर, है ना। तो ये जो डिटेल्स हैं वो सेव कर लेती हैं ये सारी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स। तो ये जो डिटेल्स सेव हो जाती हैं, तो उसके बाद में आप ऑर्डर कैसे करते हो, सिर्फ और सिर्फ आपको सीवीवी नंबर की जरूरत होती है, लास्ट में आप यहाँ पर ये नंबर डालते हो और साथ ही साथ यहाँ पर आपका ऑर्डर हो जाता है। तो यही चीज़ रोकने के लिए बोला गया, क्योंकि होता क्या है, देखो होता यह है कि जब आप लोग पेमेंट करते हो तो यहाँ पर आप कह सकते हो जो गोल गोल घूमता रहता है ना, जो प्रोसेसिंग होती है उसके अंदर 5 स्टेप होते हैं। 5 स्टेप का मतलब जैसे ही आपने पेमेंट करी, आपका पेमेंट यहाँ से गया, ठीक है, और यहां पर क्या हुआ, जब आपने पेमेंट कर दी तो कार्ड की जो डिटेल्स हैं, वो कार्ड की डिटेल्स क्या होता है, भेजी जाती है आगे बैंक पर। बैंक इसको आगे भेज देता है बैंक कार्ड इशूअर के ऊपर। क्योंकि देखो, बैंक आपको कार्ड नहीं देता है, आपको जो भी डेबिट क्रेडिट कार्ड मिलते हैं वो कहां से मिलते हैं, ये अलग अलग कंपनी से। ये कार्ड इशू कंपनी अलग होती है, जैसे मास्टर कार्ड, वीजा, रुपे कार्ड, ये कार्ड कंपनीज अलग होती हैं। तो इनके पास इंफॉर्मेशन पहुंचती है, इनको पता चलता है, वापस से यहाँ पर बैंक को कहते हैं बिल्कुल सही है, आप लोग यहाँ पर पैसा काट लो। तो इस प्रकार का सिनेरियो देखने को मिलता है। तो जो इस तरीके से गोल गोल घूमता है ना, जब आप प्रोसेसिंग करते हो तो उसके अंदर ये स्टेप्स उठाए जाते हैं, ठीक है। तो ये आप देख पाओगे। तो क्या होता क्या है, इसी बीच के अंदर किसी भी एक स्टेप को हैक किया जा सकता है। किसी भी अगर एक स्टेप को हैक कर लिया तो आपकी इंफॉर्मेशन निकल जाएगी और वो व्यक्ति यहाँ पर आपके कार्ड की एक तरीके से आपका अकाउंट साफ कर सकता है
है ना। तो इसी चीज़ को रोकने के लिए यहाँ पर ये टोकनाइजेशन का मेथड लाया गया है, ठीक है। क्लियर हुआ, अभी तक समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं टोकनाइजेशन को। तो टोकनाइजेशन में आखिरकार क्या होगा, जो आपकी डिटेल्स यहाँ पर ट्रैवल कर रही हैं उन डिटेल्स की बजाय, जो आपकी ओरिजिनल डिटेल्स है, ओरिजिनल डिटेल्स की बजाय यहाँ पर एक डुप्लीकेट डिटेल होगी। टोकनाइजेशन में क्या होगा, जो आपकी डेबिट क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स हैं, उनका जो नंबर है, उनकी जो इन्फॉर्मेशन है, उसको रिप्लेस कर दिया जाएगा एक टोकन से, ठीक है। एक टोकन होता है, आप कह सकते हो डुप्लीकेट नंबर आपको दे दिया जाएगा, आप वो नंबर डालो। अगर कोई हैक भी कर लेता तो उसके हाथ में डुप्लीकेट नंबर लगेगा, उससे आपका कोई भी बैंक अकाउंट को खतरा नहीं पहुंचेगा। क्लियर हुआ, तो ये था मुद्दा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल में ऑलिव रिडले टर्टल्स के बारे में डिस्कशन किया गया था। तो हाल ही में जो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इसके रिसर्चर्स ने क्या किया, ऑलिव रिडले टर्टल के ऊपर टैग लगा दिया, ठीक है। अब यहाँ पर टैग किस प्रकार से लगाया तो मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा, यहाँ पर मैंने कोई पिक्चर लगाया नहीं, मुझे लगा पिक्चर लगा रखा है ना। मान लो यहाँ पर एक टर्टल है, तो टर्टल के ऊपर एक मेटल का टैग लगा दिया, उस टैग के ऊपर सारी इन्फॉर्मेशन रख दी गई, ठीक है। ये टर्टल कहाँ से बिलोंग करता है, और जैसे कि यहाँ पर कंट्री का कोड, एड्रेस, ईमेल, सारी चीज़ डाल दी गई, ताकि क्या कर सके हम लोग, ये टर्टल अगर एक देश से दूसरे देश में पहुंचता है तो जो दूसरा व्यक्ति है वो इसको पकड़े और इसके ऊपर जो टैग देखेगा और उसके हिसाब से हमें कांटेक्ट करे। जब हमें कांटेक्ट करेगा तो हम देख पाएंगे हाँ ये टर्टल कैसे गया दूसरे कंट्री के अंदर। तो इसका जो माइग्रेशन है उसको हम लोग स्टडी करने के लिए ये हमने टैगिंग करी है, इसी वजह से चर्चा में था। तो ऑलिव रिडले टर्टल क्या है तो आपको समझ में आना चाहिए। ऑलिव रिडले टर्टल यहाँ पर आज के टाइम पर छोटे से देखने को मिलते हैं, साइज में बहुत छोटे हैं, लेकिन बहुत भरपूर मात्रा में दुनिया भर में पाए जाते हैं। उसके बाद ये जो टर्टल्स हैं ये कार्निवोरस होते हैं, मतलब कि जानवर वनवर खाते हैं। और ऑलिव क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि थोड़ा सा इनका ऑलिव कलर होता है, ग्रीन टाइप का कलर देखने को मिलेगा, इस वजह से इनको ऑलिव रिडले टर्टल बोला जाता है। प्लस उसके बाद यहाँ पर ये नेस्टिंग वगैरह, अंडे वगैरह देते हुए नजर आते हैं। उसके बाद ये ज़्यादातर पैसिफिक और अटलांटिक इंडियन ओशंस के अंदर देखने को मिलेंगे, जहां पर थोड़ा सा पानी गर्म होता है। और ओडिशा की जो गाहिरमाथा मैरीन सेंचुरी है, ये यहां पर दुनिया की सबसे बड़ी सेंचुरी बोली जाती है, जहां पर सी टर्टल्स रहते हैं, यानी समुद्र वाले यहां पर कछुए रहते हैं, ठीक है। गाहिरमाथा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहां पर है तो आप देख पाओगे, ये हमारा महान भारत, इधर यहां पर ओडिशा नजर आएगा, यहां पर आपको गाहिरमाथा मैरीन सेंचुरी नजर आ जाएगी। क्लियर हुआ। आज के टाइम पर इन टर्टल्स को काफ़ी खतरा पहुंच चुका है, क्यों, देखो पोल्यूशन हो रहा है पानी के अंदर, इसकी वजह से काफ़ी खतरा है। लोग इनको खा लेते हैं मीट के तौर पर। उसका प्लास्टिक का गार्बेज बढ़ चुका है, पोल्यूशन अगेन वही वाली बात है। ट्रॉलर्स की वजह से भी यहाँ पर इन मर जाते हैं। ट्रॉलर्स मतलब देखो इस प्रकार से बहुत सारी जो ट्रॉलिंग वाली फिशिंग होती है, ट्रॉलिंग की फिशिंग का मतलब है इस प्रकार से जहाज होता है, जहाज में ये जाल बांधा जाता है और इस जाल को घसीटा जाता है पानी के अंदर। तो इसमें क्या होगा, सारी मछलियाँ पकड़ जाएंगी, मछलियों के साथ साथ कछुए भी फंस जाते हैं, और इसकी वजह से यहाँ पर क्या होता है, उनकी जान चली जाती है। तो अभी जैसे मैंने इंडिया म्यांमार से लेकर और एक तरीके से यहाँ मैंने इंडिया म्यांमार से लेकर जो ऑलिव रिडले टर्टल है यहाँ तक सारा डिस्कशन किया है। इसके बीच के जो क्वेश्चंस हैं इनको सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हो, इनके आंसर्स मैंने आप लोगों को यहाँ पे प्रोवाइड करवा दिए हैं, चाहो तो आंसर भी चेक कर लेना। नेक्स्ट आर्टिकल ट्यूसडे के दिन पर आ चुके हैं हम लोग। यहाँ पर हमने डिस्कशन किया था फैक्टर्स डिटरमाइनिंग इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज इन इंडिया। तो हाल ही में एक पेपर पब्लिश हुआ और उस पेपर ने बताया कि आज के टाइम पर जो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज है, मतलब कि जो हॉस्पिटल्स के अंदर महिला की डिलीवरी हो रही है, ठीक है, ये पता है कम क्यों हो रही है, क्योंकि यहाँ पे गरीबी बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी, प्लस एजुकेशन का बहुत ज़्यादा अभाव है, आप कह सकते हो एजुकेशन की बहुत ज़्यादा कमी है, ठीक है। पॉवर्टी बहुत ज़्यादा है और एजुकेशन की कमी है, जिसकी वजह से यहाँ पर लोग हॉस्पिटल्स में डिलीवरी नहीं करवा पा रहे हैं, ये यहाँ पर इस रिपोर्ट ने बताया। साथ ही साथ यहाँ पर ये बोला गया कि आप लोग मैरिज के ऊपर फोकस कर रहे हो कि साल जो लड़की की साल है, जो शादी की साल है उसको 21 कर दिया जाए, उससे ज़्यादा फोकस आप ये करो कि गरीबी को कम करो, प्लस उसके बाद यहाँ पर जो गर्ल्स हैं उनको आप एजुकेशन प्रोवाइड करवाओ। तो यहाँ पर टॉपिक आता है इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी। तो क्या होती है इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी, इसका मतलब होता है यहाँ पर एक बच्चे को जन्म देना एक मेडिकल इंस्टीट्यूशन में, या फिर क्या करना एक हॉस्पिटल के अंदर बच्चे को जन्म देना। इससे क्या होगा, बच्चे और माँ दोनों की जान बिल्कुल सेफ रहती है काफ़ी हद तक, क्योंकि जो घर पर डिलीवरीज होती हैं उसमें हद तक काफ़ी हद तक यहाँ पर जान को खतरा रहता है, तो ये चीज़ें कम हो जाएंगी। क्लियर हुआ। तो यहाँ पर कुछ डेटा है, हमारा डेटा के हिसाब से बताया गया। देखो डेफिनेटली जो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज बड़ी हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारे राज्य हैं जहाँ पर नहीं बड़ी हैं। बहुत सारे राज्य कौन कौन से हैं, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। ये ऐसे एरियाज हैं जहाँ पर अभी भी देख पाओगे जो डेथ है, मैटरनल डेथ और इन्फेंट डेथ दोनों ज़्यादा हो रही हैं, मतलब कि माँ की डेथ प्लस बच्चे की डेथ, बच्चे का जन्म हो रहा है उसके बाद डेथ हो जा रही है, या फिर बच्चे की 5 साल से कम उम्र के अंदर अंदर डेथ हो जा रही है। तो इस प्रकार की चीज़ें बड़ी हैं। इसके पीछे का कारण है पॉवर्टी, गरीबी, और दूसरा कारण क्या है, दूसरा कारण है एजुकेशन ना होना, ठीक है। तो जो पॉवर्टी है, गरीबी यहाँ पर देखने को मिलेगा, क्योंकि हमने ये देखा असम के अंदर बहुत सारी जो महिलाएं वो एक तरीके से रिचर सेक्शन से बिलोंग करती थी, उनके पास पैसा था, तो उन महिला ने क्या करा, जो अपनी डिलीवरी है वो हेल्थ इंस्टीट्यूशंस के अंदर करवाई है, हॉस्पिटल्स में करवाई हैं। जबकि हमने देखा जिन महिला के पास यहाँ पर ज़्यादा पैसा नहीं है उन्होंने यहाँ पर इंस्टीट्यूशंस के अंदर डिलीवरी नहीं करवाई है। क्लियर हुआ। उसी प्रकार से जिन महिला के पास एजुकेशन है उन्होंने यहाँ पर इंस्टीट्यूशंस के अंदर डिलीवरी करवाई, जिनके पास नहीं है वो यहाँ पर इसके अंदर नहीं गई।
अब इसी वजह से यहाँ पर साथ साथ एक और प्रॉब्लम आती है कि देखो गांव वाले एरियाज में सबसे ज़्यादा ये देखने को मिलता है कि इंस्टीट्यूशंस के अंदर, हॉस्पिटल्स के अंदर डिलीवरी नहीं हो पाती है। क्यों? क्योंकि गांव से हॉस्पिटल्स काफ़ी दूर होते हैं, तो यहाँ पर लैक ऑफ ट्रांसपोर्टेशन की वजह से भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। क्लियर हुआ? ये मैंने आप लोगों को बता दिया। प्लस सरकार आज के टाइम पर बहुत सारे इनिशिएटिव उठा रही है, सरकार बहुत सारे प्रोग्राम चला रही है, जननी सुरक्षा योजना चला रही है, जहां पर आप कह सकते हो बच्चे की जान बचाई जा रही है, इन्फेंट मोर्टेलिटी की जान बचाई जा रही है। उस प्रकार से अलग अलग इनिशिएटिव सरकार चला रही है। नेक्स्ट आर्टिकल में हमने चर्चा की थी विंटर सेशन 2021 के बारे में। ये चर्चा में तो क्योंकि हाल ही में जो विंटर सेशन हमारे पार्लियामेंट का, इसको अभी एडजंट साइंडाई कर दिया गया। एडजंट साइंडाई का मतलब क्या है मैं आपको समझाता हूँ। फिलहाल तो आप कह सकते हो कि जब भी पार्लियामेंट होती है, अगर पार्लियामेंट के अंदर जो भी बैठक है उस बैठक को खत्म करना है तो 4 तरीके से बैठक को खत्म किया जा सकता है। एक एडजर्नमेंट, दूसरा एडजर्नमेंट साइंडाई, उसके बाद एक प्रोरोकेशन और उसके बाद एक डिसोल्यूशन। इन 4 मेथड से यहाँ पर उस सिटिंग को निपटाया जा सकता है। लेकिन अभी यहाँ पर जो विंटर सेशन हुआ, इसका अंदर जो सिटिंग को खत्म किया गया वो एडजर्नमेंट साइंडाई से खत्म किया गया है। तो एडजर्नमेंट साइंडाई का मतलब होता है कि पार्लियामेंट की सिटिंग को खत्म कर ला एक इंडेफिनिट पीरियड के लिए, कि आगे कब वापस से रीअसेंबल होंगे सब लोग, ये कुछ नहीं पता, कोई भी हमें पर्टिकुलर टाइम नहीं पता कि आगे वापस से कब कैसे रीअसेंबल होने वाला है। ठीक है, रीअसेंबली कब होगी हमें ये नहीं पता, तो इसको हम लोग एडजर्नमेंट साइंडाई बोलते हैं। कभी भी हो सकती है रीअसेंबली। ओके, तो यहाँ पर आप जब भी हम लोग बात करते हैं विंटर सेशन की, तो आप लोग को बीएमडब्ल्यू के बारे में ध्यान रखना है। बीएमडब्ल्यू के क्यों ध्यान रखना है? बीएमडब्ल्यू, बी मतलब विंटर सेशन के अंदर 3 सेशंस होते हैं। बी से बजट सेशन, एम से मॉनसून सेशन और डब्ल्यू से विंटर सेशन। ठीक है, तो बजट सेशन, मॉनसून सेशन, विंटर सेशन। सबसे छोटा विंटर सेशन होता है, उसके बाद यहाँ पर जो बीच में आता है मॉनसून सेशन। देखो मॉनसून सेशन और विंटर सेशन के अंदर बहुत सारे बिल्स पास होते हैं। तो रिसेंटली जब विंटर सेशन चला तो यहाँ पर भी बहुत सारे बिल्स पास हुए। और बजट सेशन नाम से समझ में आ रहा है, यहाँ पर बजट को प्रस्तुत किया जाता है हमारे फाइनेंस मिनिस्ट्री के थ्रू। क्लियर हुआ? तो अब की बार जो विंटर सेशन था यहाँ पर कौन कौन से बिल्स पास करे गए मैं ऑलरेडी काफी बार बता चुका हूँ इसके बारे में। फिलहाल मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको एक ओवरव्यू दूंगा। ठीक है, जैसे फार्म लॉज बिल 2021 को पास किया गया, डैम सेफ्टी बिल को पास किया गया, उसके बाद यहाँ पर आर्ट टेक्नोलॉजी रेगुलेशन को पास किया गया, सरोगेसी को पास किया गया, नाइपर अमेंडमेंट बिल को पास किया गया। अगर इनके बारे में डिटेल में जानना है तो यहाँ पर ट्यूसडे वाला वीडियो जरूर देख लेना, आपको डिटेल में पता चल जाएगा। मैंने सारी चीजें डिटेल में डिस्कस कर रखी हैं, यहाँ पर मैं आपको सिर्फ और सिर्फ रिविजन करवा रहा हूँ। उसके बाद अगले आर्टिकल में चर्चा की गई है किसान दिवस के बारे में। तो यहाँ पर जो किसान दिवस है या फिर नेशनल फार्मर्स डे है, इसको हम लोग ऑब्जर्व करते हैं अपने देश में 23 दिसंबर को। तो 23 दिसंबर को इसको ऑब्जर्व किया जाता है। और यहाँ पर इसी दिन पर हम लोग क्या करते हैं, जो हमारे चौधरी चरण सिंह जी हैं, ये फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया रह चुके हैं, इनकी बर्थ एनिवर्सरी को भी हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। साथ साथ यहाँ पर ध्यान ये रखना है कि हम लोग इस पूरे नेशनल फार्मर्स डे को सेलिब्रेट क्यों करते हैं। सेलिब्रेट इसलिए करते हैं ताकि हम लोगों के अंदर जागरूकता फैला सकें कि हाँ फार्मर्स का कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन है। ठीक है, जो फार्मर्स हैं, हमारे किसान भाई हैं, उनका कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन है हमारे सोसाइटी के अंदर। आज के टाइम पर आपकी थाली के अंदर, मेरी थाली के अंदर, हम सब की थाली के अंदर जो खाना आ रहा है वो यहाँ पर फार्मर्स की वजह से आ रहा है। ठीक है, उसके बाद हमने देखा चौधरी चरण सिंह जी के बारे में डिस्कशन हुआ भाई। इनके बारे में आपको काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ाई थी, जैसे इनका जन्म हुआ था 1902 में नूरपुर के अंदर। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बने थे 28 जुलाई 1979 से लेकर 14 जनवरी 1980 तक। उसके बाद इनको एक निकनेम दिया गया था चैंपियन ऑफ इंडिया पीजेंट। फार्मर्स के लिए इन्होंने बहुत कुछ किया, फार्मर्स के अपलिफ्टमेंट के लिए, फार्मर्स को ऊपर लेकर आए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जो बिल था उसके ऊपर भी काम किया इन्होंने। एक तरीके से जो मनी लॉन्ड्रिंग वाला सिस्टम था, जो मनी लेंडर से, बेसिकली मनी लेंडर से छुटकारा दिलवाया फार्मर्स को। उसके बाद इन्होंने यहाँ पर कांग्रेस को छोड़ा, अपनी खुद की पार्टी बनाई जिसका नाम भारतीय लोक दल था। प्लस यहाँ पर उत्तर प्रदेश के 2 बार ये चीफ मिनिस्टर बने, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर बने 1979 में। काफ़ी सारी किताबें इन्होंने लिखी, जैसे कि अबोलिशन ऑफ जमींदारी, कोऑपरेटिव फार्मिंग, एक्सरे, तो इस प्रकार की किताबें इनके थ्रू लिखी गई थी। एग्रीकल्चर सिस्टम का इंपॉर्टेंस भारत के लिए बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आज के टाइम पर सबसे ज़्यादा जो लोग हैं वो एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर इन्वॉल्व है। सबसे ज़्यादा लोगों की जो रोजी रोटी चल रही है वो एग्रीकल्चर सेक्टर से ही चल रही है। उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल में चर्चा की गई थी, हमने ईएसजी फंड्स के बारे में डिस्कशन किया था। ईएसजी फंड क्या है? यह है एनवायरमेंट, सोशल एंड गवर्नेंस फंड। ईएसजी एक म्यूचुअल फंड है। म्यूचुअल फंड क्या होता है आज आपको समझाऊंगा। तो यहाँ पे बात करें तो जो ईएसजी फंड है, बेसिकली अभी क्या हुआ, इसका एसेट साइड से इंक्रीज हो गया। ये जो फंड है इसके अंदर एक ग्रोथ देखने को मिली है। ग्रोथ कितनी से हुई है? 12,300 करोड़ रुपीस से यहाँ पर ग्रोथ देखने को मिली है पिछले 2 सालों के अंदर। और एशिया के अंदर सबसे बड़ी ग्रोथ है भारत की। भारत में यहाँ पर ये म्यूचुअल फंड ग्रो हुआ है। तो ईएसजी फंड अपने आप में एक म्यूचुअल फंड है। पहले तो आपको समझना होगा म्यूचुअल फंड आखिरकार क्या होता है। देखो आपने स्टॉक मार्केट के बारे में समझा होगा। स्टॉक मार्केट में क्या होता है, एक म्यूचुअल फंड का कॉन्सेप्ट होता है, बाकी यहाँ पर स्टॉक्स वाले कॉन्सेप्ट देखने को मिलते हैं। स्टॉक में तो सिंपल सा ये होता है कि आपके पास एनालाइजिंग की पावर होनी चाहिए, आपके पास थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए, जिसके बेसिस पर आप मार्केट का एनालिसिस करो और उसके बेसिस पर आप किसी कंपनी के अंदर पैसे को इन्वेस्ट करो। आप डायरेक्टली यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो एक ब्रोकर के थ्रू। लेकिन म्यूचुअल फंड में क्या होता है, आपको इतनी ज़्यादा झंझट नहीं होती है, वो आप कह सकते हो कि इतनी ज़्यादा परेशानी नहीं होती है। म्यूचुअल फंड्स में रिस्क भी बहुत ज़्यादा कम होता है। डेफिनेटली रिस्क होता है, लेकिन रिस्क बहुत कम होता है, क्योंकि आपको मालूम होगा मार्केट इज सब्जेक्टेड टू
रिस्क ऐसे यहाँ पर देखने को मिलता होगा, आपने जब भी देखना सुना होगा, ठीक है, कि आप एक बार एनालाइज करो मार्केट को। तो यहाँ पे अगर हम बात करें म्यूचुअल फंड्स के बारे में, तो म्यूचुअल फंड्स में क्या होता है, आप लोग जैसे मैं हूँ और भी आप लोग म्यूचुअल फंड्स के अंदर इन्वेस्ट करते होंगे, आप लोग सारा पैसा किसको देते हो, एक म्यूचुअल फंड कंपनी को देते हो। यहाँ पे अलग अलग कंपनी, एक्सिस बैंक की कंपनी आती है, यूटीआई निफ्टी आती है, बहुत सारी कंपनीज आती हैं, ठीक है, इसके अंदर पैसा इन्वेस्ट किया जाता है। अब ये जो कंपनीज हैं इसके अंदर जो एक तरीके से फाइनेंशियल एक्सपर्टीज बैठे हुए हैं, ये एक्सपर्ट पैसा लगाते हैं मार्केट के अंदर, ये यहाँ पर टॉप कंपनीज के अंदर पैसा लगाते हैं और इसके अंदर से जो रिटर्न आता है वो आपको रिटर्न मिल जाता है। बीच में जो भी 0.5% का कुछ भी यहाँ पर जो अमाउंट होता है वो कट कर लिया जाता है, अदरवाइज आपको यहाँ पर अमाउंट मिल जाता है। ये म्यूचुअल फंड का कॉन्सेप्ट होता है। क्लियर हुआ? तो ईएसजी फंड भी एक म्यूचुअल फंड है। अब ईएसजी फंड के अंदर बात करें तो बेसिकली यहाँ पर इसके अंदर वो कंपनियां आती हैं जो कि एनवायरमेंट को नुकसान नहीं पहुंचाती, क्योंकि हम लोगों ने देखा ईएसजी की फुल फॉर्म ही एनवायरमेंट, सोशल और गवर्नेंस है। तो यहाँ पर क्या है, सोशल के ऊपर, सोसाइटी के ऊपर कोई गलत इंपैक्ट ना पड़े, प्लस उसका हमारा एनवायरमेंट हमेशा प्रोटेक्शन में रहे, तो वो कंपनीज हमारी ईएसजी के अंदर आती हैं। ईएसजी कंपनी को कौन रेगुलेट करता है, तो ईएसजी कंपनी का जो फंड है इसको रेगुलेट करता है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसको हम लोग सेबी बोलते हैं। क्लियर हुआ? तो इन क्वेश्चंस को आप लोग सॉल्व कर सकते हो। ये क्वेश्चंस आप लोग को नजर आ रहे होंगे, इनके आंसर्स भी मैंने आप लोग को यहाँ पर प्रोवाइड करवा दिए हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एक बेहतरीन आर्टिकल हमने डिस्कस किया था ट्रिंकोमाली ऑयल टैंक फार्म डील के बारे में। कल के द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस के अंदर भी मैंने यहाँ पर इसके बारे में डिस्कशन किया था, ठीक है। तो जो ट्रिंकोमाली ऑयल टैंक फार्म डील है इंडिया श्रीलंका के बीच में, यहाँ पर बोला गया, डिस्कशन हो चुका है कि हम लोग आने वाले टाइम पर ये डील करने वाले हैं, ठीक है। ये डील प्रॉपरली होगी और इसके अंदर भारत को काफी हद तक मदद मिलेगी। ट्रिंकोमाली ऑयल टैंक फार्म क्या है, तो बड़े बड़े यहाँ पर फार्म देखने को मिलेंगे। पहले तो ट्रिंकोमाली कहाँ पर है, ये आप देख पाओगे, श्रीलंका का मैप हुआ, इधर ट्रिंकोमाली नजर आएगा। मैप को थोड़ा सा जूम करोगे तो ये आपको ट्रिंकोमाली इस प्रकार से ये नजर आएगा, ये ट्रिंकोमाली है, ठीक है। और ये जो पीछे का एरिया है जंगल वाला एरिया है, ठीक है। अब ये कैसा दिखता है, ये आपको दिखता है कुछ इस प्रकार से, ठीक है। ये आपको जंगल से एरिया दिख रहा है और क्या है, इस जंगल के अंदर बहुत सारे टैंक्स बनाए गए और आपको नजर आ रहा होगा टैंक बहुत पुराने हो चुके हैं, ठीक है। ये टैंक बहुत ज्यादा पुराने हो चुके हैं, आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा होगा, ठीक है। जंक वगैरह लग चुकी है इनके अंदर। अब क्यों ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर इन टैंक्स को ब्रिटिशर्स ने बनाया था और ब्रिटिशर्स ने वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पर इन टैंक्स को बनाया, जैसा मैंने आपको दिखाया कि यहाँ पर ये चीज़ें मेंशन करी गई हैं, ठीक है। ब्रिटिशर्स ने वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पर इस टैंक को बनाया था। अब क्यों बनाया था, ताकि जो ब्रिटिशर्स की नेवी है, इनकी नेवी को आराम से यहाँ पर मौका मिले और अपने आप को जो एक तरीके से जो इनके भी जहाज है उनको एक तरीके से फ्यूल भर सके, उनके अंदर उनका रिफ्यूल कर सकें, ठीक है। तो आप देख पाओगे यहाँ पर भी छुपे पड़े हैं टैंक, सारे छोटे छोटे टैंक हैं। तो यहाँ पर टोटल 99 टैंक है। एक टैंक की जो कैपेसिटी है वो 12,000 किलोलीटर के आसपास है। इतना तेल यहाँ पर एक टैंक के अंदर आ सकता है। हुआ क्या, ये टैंक बहुत पुराने हो चुके हैं, अगर इनको नया करना है तो इसमें एक टैंक के ऊपर मिलियंस ऑफ डॉलर्स का कॉस्ट लग रहा है। तो श्रीलंका ये काम कर नहीं पा रहे हैं। इंडिया ने यहाँ पर फोकस रखा, इंडिया पिछले 16 महीने से लगा पड़ा है, हमारे हत्ते ये चल जाएं तो हमारे लिए काफ़ी हद तक अच्छी बात होगी। तो इंडिया ने यहाँ पर डिसाइड किया कि हम लोग यहाँ पर इसके अंदर पैसा इन्वेस्ट कर देंगे। तो श्रीलंका मान नहीं रहा था ना, वो फाइनली मान चुका है और श्रीलंका की तरफ से स्टेटमेंट आ चुका है कि भारत और श्रीलंका दोनों मिलकर इन टैंक्स को डेवलप करने वाले हैं, ठीक है। इन टैंक्स को वापस से नया करेंगे और ये अपने आप में काफ़ी हद तक मददगार रहने वाला है, आपको ध्यान रखना है। और इंडिया श्रीलंका के रिलेशंस के बारे में मैंने आपको समझाया था। अभी रिसेंटली इंडिया और श्रीलंका के रिलेशंस इंप्रूव होते हुए नजर आए। क्यों? क्योंकि रिसेंटली एक डेवलपमेंट हुआ है जिसका नाम है 4 पिलर इनिशिएटिव। यहाँ पर क्या हुआ, अभी श्रीलंका के अंदर इकोनॉमिक क्राइसिस काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके हैं, पैसों की बहुत ज़्यादा कमी है, फॉरेक्स रिजर्व कम हो चुका है, लोन इन्होंने तले रखा है कि पूछो मत, लोन चुका नहीं पा रहे हैं। तो क्या हुआ, इसी को देखते हुए यहाँ पर भारत ने डिसाइड किया हम लोग पैसा प्रोवाइड करवाएंगे श्रीलंका को, जैसे कि उधारी प्रोवाइड करवाएंगे, लाइन ऑफ क्रेडिट, करेंसी स्वैप एग्रीमेंट दे देंगे और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर प्रोवाइड करवाने वाले हैं। इंडिया इन्वेस्टमेंट करेंगे श्रीलंका के अंदर। उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट है इंडिया और श्रीलंका के बीच में बहुत सारी एक्सरसाइज होती हैं, बहुत सारे अभ्यास होते हैं। जैसे कि इंडिया श्रीलंका के बीच में यहाँ पर ज्वाइंट मिलिट्री अभ्यास होता है। अगर दोनों कंट्रीज़ के मिलिट्री के बारे में बात करें तो मित्र शक्ति होती है, दोनों कंट्रीज़ की नेवी के बारे में बात करें तो स्लिनेक्स होता है। क्लियर हुआ इसके बारे में। दोनों कंट्रीज आज के टाइम पर बहुत सारे ग्रुप्स का पार्ट है, जैसे बिम्स्टेक और सार्क, दोनों ग्रुप्स के यहाँ पर ये कंट्रीज पार्ट देखने को मिलेंगी। नेक्स्ट आर्टिकल में डिस्कशन किया गया था, सोया मिल को अभी एक एसेंशियल कमोडिटी के अंदर डाला गया है। हाल ही में सरकार ने नोटिफाई किया जो हमारा एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट है, ठीक है, इसके अंदर सोयाबीन को हम लोग एक एसेंशियल कमोडिटी के तौर पर देखेंगे। एसेंशियल कमोडिटी मतलब ये जरूरी वाला सामान है। लगभग 30 जून तक यहाँ पर एसेंशियल कमोडिटी के तौर पर सोयाबीन को देखा जाएगा। सोयाबीन क्या है, अपने आप में एक बहुत बड़ी मील है प्रोटीन सोर्स के लिए। प्रोटीन के लिए आप सोयाबीन को लाइफ में जरूर ऐड कर सकते हो, डेली बेसिस पर थोड़ा सा आप कंज्यूम कर सकते हो। ध्यान रखना, ज्यादा कंज्यूम नहीं करना, एक लिमिट में आप कंज्यूम यहाँ पर कर सकते हो सोयाबीन को, ठीक है। होता क्या है, हम लोग सोयाबीन से क्या करते हैं, सोयाबीन से सोयाबीन का ऑयल बनता है। जब सोयाबीन का ऑयल निकालते हैं, तेल निकालते हैं, तो वापस बहुत सारा यहाँ पर आप कर सकते हो चीज़ें बचती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर उससे यहाँ पर सोयाबीन के चंक्स वगैरह बनाए जाते हैं। इसके अंदर भी बहुत सारा प्रोटीन होता है। तो अभी यहाँ पर इसको डाला गया एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट के अंदर। क्यों डाला गया? क्योंकि इसके दाम काफ़ी तेजी से बढ़ रहे हैं। इसके दाम को घटाने के लिए यहाँ पर काम किया गया।
अब ऐसा कैसे होगा? ऐसे इसलिए होगा क्योंकि एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट के अंदर बोला गया है कि आप लोग इन सोयाबीन को स्टॉक करके नहीं रख सकते, आप अपने पास जमा करके नहीं रख सकते, क्योंकि आप जमा करके रख लेते हो उसी वजह से दाम बढ़ जाते हैं और फिर आप ब्लैक में बेचने लगते हो। तो कोई भी ट्रेडर हो गया या कोई बड़ी कंपनीज हो गई, या फिर आप कर सकते हो जो एक तरीके से यहाँ पर क्या होता है, ये जो सोयाबीन के बहुत ज़्यादा यहाँ पर बच जाता है, जब तेल निकालते हैं तेल के बाद कुछ मामला बचता है, ठीक है, इसको यहाँ पर गाय के लिए भी डाला जाता है, गाय भैंस के लिए भी डाला जाता है, तो वो लोग भी बहुत सारे इकट्ठा कर लेते हैं। तो उनके लिए कुछ लिमिट डिसाइड करी गई, आप इतना इकट्ठा कर सकते हो, अदरवाइज कोई और इसको स्टॉक करके नहीं रख सकता। इसी वजह से यहाँ पर ये सोयाबीन काफ़ी चर्चा में था, ठीक है। तो आप स्टॉक नहीं करोगे तो डेफिनेटली यहाँ पर क्या होगा, इसका प्राइस यहाँ पर डाउन करेंगे, ऐसे यहाँ पर एग्जैक्टली चर्चा में आई चीज़ें। अब यहाँ पर मैंने आपको एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट के बारे में बताया था, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955 का आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर सारी चीज़ें मेंशन करी गई हैं कि किसी भी प्रोडक्ट को हम लोग इस एक्ट के अंदर डाल सकते हैं और किसी को भी निकाल सकते हैं। यहाँ पर मेन मकसद इसका होता है हम लोग इन्फ्लेशन, महंगाई को कम कर सकें। इस एक्ट को इंप्लीमेंट करती है हमारी मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। इसका इंपैक्ट यहाँ पर क्या देखने को मिलता है, गवर्नमेंट यहाँ पर किसी भी चीज़ के ऊपर अगर जिसको एसेंशियल कमोडिटीज़ का करार दे देती है तो यहाँ पर गवर्नमेंट उसके प्रोडक्शन को कंट्रोल कर सकती है, उसके सप्लाई को कंट्रोल कर सकती है, डिस्ट्रीब्यूशन को कंट्रोल कर सकती है, ठीक है। ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए। देन उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल में हमने चर्चा की थी एंटी डंपिंग ड्यूटी के बारे में। तो ये चर्चा में इसलिए की था क्योंकि अभी हमने देखा जो डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडीज है, इन्होंने यहाँ पर चाइना की तरफ से जो हमारे पास सामान आता है, चाइना हम लोगों को कुछ इंपोर्ट करता है, लगभग 5 प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट करता है, उन प्रोडक्ट्स के ऊपर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा दी गई है 5 साल के लिए। और वो 5 प्रोडक्ट्स कौन कौन से हैं, वो यहाँ पर एल्यूमिनियम के देखने को मिलेंगे, एल्यूमिनियम गुड्स से कुछ केमिकल्स हैं। तो इन 5 प्रोडक्ट्स के ऊपर, ये चाइना का सामान है, चाइना हमें इंपोर्ट करता था, मतलब चाइना हमें एक्सपोर्ट करता था, तो क्या हुआ, हमने उनके ऊपर अभी एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा दी। अब वो सामान थोड़ा सा महंगा बिकेगा हमारी कंट्री में। क्यों? क्योंकि चाइना ने हमारे साथ चाल खेली है। क्योंकि आप देख पाओगे, पता है हुआ क्या, हम लोग घाटे में चल रहे हैं। चाइना ने पता है अप्रैल से लेकर सितंबर में हमें कितना एक्सपोर्ट किया है, चाइना ने एक्सपोर्ट किया है हम लोग को $42.33 बिलियन का, और हमने चाइना को कितना एक्सपोर्ट किया, हमने यहाँ पर $12.36 बिलियन का किया है। हमें खुद घाटा हो गया $30.07 बिलियन का। इतना घाटा, ये अपने आप में बहुत बड़ा नंबर है। क्यों ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि चाइना चाल खेलता रहा, चाइना बेईमानी करता रहा हमारे साथ। बेईमानी क्या है मैं आप लोग को समझाता हूँ। बेईमानी इस प्रकार से हुई कि चाइना ने क्या करा, देखो डंपिंग के बारे में, यहाँ पर चाइना ने अपने 5 प्रोडक्ट को हमारे कंट्री में डंप कर दिया। डंप का मतलब इनके कंट्री में जो प्राइसेस थे उससे कम लेवल पर उन्होंने ये सामान बिकवाया, एक्सपोर्ट करवाया, ठीक है, एक्सपोर्ट करवाया। और हमारे कंट्री में क्या हुआ, हमने इंपोर्ट किया। और ऑब्वियस ही बात है, हमारे कंट्री के अंदर वो सामान महंगा है और बाहर से वो सस्ते में आ चुका, तो हमारा जो खुद का कंट्री का डोमेस्टिक मार्केट है वो हिल गया, डोमेस्टिक मार्केट यहाँ पर अफेक्ट हुआ। तो उस चीज़ को यहाँ पर रोकने के लिए एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई जाती है, ठीक है। तो डंपिंग क्या होता है मैंने आपको समझा दिया। तो एंटी डंपिंग क्या होता है, मतलब इन डंपिंग को रोका जाए। कैसे रोक सकते हैं? तो जो सामान आएगा, अब हमें पता चल गया कि भाई ये लोग जानबूझ के ये सस्ता सामान बेच रहे हैं, ठीक है, तो क्या होगा, हम लोग उसके ऊपर क्या करेंगे, अब एक्स्ट्रा चार्जेस लगा देंगे। अब आप चाहे कितने भी बेचो, हम लोग एक्स्ट्रा चार्जेस लगाकर उसको थोड़ा सा महंगा कर देंगे। ऐसा कर देंगे कि हमारे कंट्री का जो प्रोडक्ट है उसके लेवल में आ जाए या फिर उससे महंगा हो जाए, जिससे कि हम अपने कंट्री का जो मार्केट है उसको स्टेबलाइज कर पाएं। ये चीजें यहां पर मेंशन की जाती हैं। आई होप आप इन चीजों को क्लियर कर चुके होंगे। तो जो एंटी डंपिंग ड्यूटी है, इसको परमिशन कौन देता है? इसको परमिशन दिया है WTO ने, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बोला है अगर कहीं पर एंटी डंपिंग ये डंपिंग देखने को मिलती तो आप इसको कर सकते हो, आप उसके ऊपर चार्जेस लगा सकते हो। WTO ने वैलिडिटी कब दे दी है? क्या इसको 5 साल तक लगाया जा सकता है? नहीं, आप 5 साल से बढ़ाकर अनदर 5 साल के लिए इसको लगा सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको एक सनसेट रिव्यू चाहिए होता है। अगर आपको अगले 5 साल के लिए बढ़ाना है तो एक सनसेट रिव्यू होगा, उसके बेसिस पर बढ़ा सकते हो। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी के बारे में हमने डिस्कशन किया था, पंडित मदन मोहन मालवीय जी के बारे में। तो रिसेंटली यहाँ पर हमारे प्राइम मिनिस्टर ने पंडित मदन मोहन मालवीय जी को श्रद्धांजलि दी है इनके जयंती के ऊपर, ठीक है। तो इनके बारे में आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दी थी। अगर इनके बारे में कहीं पर भी कुछ आता है क्वेश्चन इन लाइफ इन फ्यूचर, तो आप लोग इतनी इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। जैसे यहाँ पर इनका जन्म, वैसे कि ये कहीं नहीं पूछा जाएगा जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था, आप इनके बारे में जान सकते हो। एक ग्रेट एजुकेशनिस्ट थे, ठीक है, एक तरीके से नेशनल लीडर थे। इन्होंने बहुत सारे फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट्स के अंदर हिस्सा लिया था और इनको यहाँ पर महामना का टाइटल दिया था महात्मा गांधी जी ने, और साथ ही साथ इनको कर्मयोगी का स्टेटस दिया था हमारे डॉक्टर एस राधाकृष्णन जी ने। इनका फ्रीडम स्ट्रगल में काफ़ी बड़ा रोल रहा। 1930 के आसपास जब महात्मा गांधी जी ने सॉल्ट सत्याग्रह को लॉन्च किया, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को लॉन्च किया, तो इन्होंने पूरी तरह से पार्टिसिपेट किया इसके अंदर, और आप कह सकते हो इनको अरेस्ट भी कर लिया गया था। इनका बहुत बड़ा रोल कांग्रेस के अंदर रहा, ठीक है। कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने, ये 4 बार प्रेसिडेंट बने हैं, 1909, 1918, 1932 और 1933 के अंदर। इनका कॉन्ट्रीब्यूशन और ज़्यादा रहा। अगर हम बात करें इंडिया के अंदर जो लेबर का सिस्टम था, ठीक है, यहाँ पर बॉन्डेड लेबर का सिस्टम था, इनको उस लेबर सिस्टम को इन्होंने हटाया, ठीक है। उसका यहाँ पर एक सोशल रिफॉर्मर के तौर पर ये देखे गए।
उसके बाद आप कह सकते हो कि इन्होंने सत्यमेव जयते का जो टर्म है ये काफ़ी तक पॉपुलर किया। उसके बाद यहाँ पर आप कह सकते हो कि ये व्यक्ति थे, इन्होंने क्या करा, हिंदू मुस्लिम यूनिटी के ऊपर काफ़ी हद तक काम किया, हिंदू और मुस्लिम्स के बीच में काफ़ी तक एकता बनाने के ऊपर पूरी तरह से काम किया। और आज के टाइम पर जो आप BHU देखते हो ना, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, उसको फाउंड करने के पीछे भी यही व्यक्ति हैं। तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के फाउंडर कौन है, वो हैं यहाँ पर पंडित मदन मोहन मालवीय जी। क्लियर हुआ। एज अ जर्नलिस्ट भी इन्होंने काम किया। एज अ जर्नलिस्ट आप देख पाओगे इन्होंने एक हिंदी वीकली अभ्युदय को स्टार्ट किया था। उसके बाद इंग्लिश डेली लीडर 1909 में इन्होंने स्टार्ट किया। उसके बाद एक एडिटर भी थे ये हिंदी वीकली के। उसके बाद यहाँ पर ये चेयरमैन भी रह चुके हैं किसके, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ हिंदुस्तान टाइम्स के। और फिर उनकी डेथ होती है लास्ट में 12 नवंबर 1946 में, लगभग 84 की उम्र इनकी हो जाती है। अवार्ड्स एंड ऑनर्स की बात करें तो 2014 में इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया और 2016 के अंदर जो इंडियन रेलवे स्टार्ट करी गई थी वाराणसी न्यू दिल्ली महामना एक्सप्रेस, वो इनके नाम पर स्टार्ट करी गई थी। तो इन क्वेश्चंस को आप लोग सॉल्व कर सकते हो, जो कि अभी हमने ट्रिंको माली से लेकर मालवीय जी तक डिस्कशन किया है। ठीक है, ये मैंने आंसर्स आप लोगों को प्रोवाइड करवा दिए, इसको भी चेकआउट कर सकते हो। नेक्स्ट आर्टिकल में हमने चर्चा की थी वो 4th एडिशन ऑफ स्टेट हेल्थ इंडेक्स के बारे में। ठीक है, तो हुआ क्या है, अभी ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि अभी नीति आयोग ने क्या किया, चौथा एडिशन लॉन्च कर दिया है स्टेट हेल्थ इंडेक्स का। इन्होंने यहाँ पर इस इंडेक्स का नाम रखा है हेल्दी स्टेट्स प्रोग्रेसिव इंडिया। अगर यहाँ पर स्टेट्स जो है हेल्दी रहेंगे तो इंडिया प्रोग्रेस करेगा, एग्जैक्टली आप कह सकते हो। तो स्टेट हेल्थ इंडेक्स के अंदर देखो क्या क्या बोला गया। इन्होंने यहाँ पर 3 चीज़ों को टारगेट किया है, हेल्थ आउटकम, गवर्नेंस, इन्फॉर्मेशन और की इनपुट। मतलब हेल्थ आउटकम के अंदर देखने को मिलेगा कि कौन कौन से राज्य हैं जहां पर मोर्टिलिटी रेट ज़्यादा है और मोर्टिलिटी रेट कम है। मतलब कि बच्चे का जन्म हो रहा है, बच्चे का जन्म होते ही डेथ हो जा रही है, या फिर जो माँ है, माँ ने बच्चे को जन्म दिया उसके बाद माँ की डेथ हो जा रही है। तो ये चीज़ें जिस भी स्टेट के अंदर, जिस भी राज्य के अंदर ज़्यादा होंगी वो इस इंडेक्स में डाउन में आएगा, बॉटम में आएगा। ठीक है, और जहाँ पर ये डेथ कम हो रही होगी वो स्टेट टॉप पर आएगा। ठीक है, मतलब वहाँ पर जो हेल्थ का सिस्टम है वो अच्छा है। उसी प्रकार से गवर्नेंस के अंदर देखने को मिलेगा। गवर्नेंस का मतलब है कि यहाँ पर कौन कौन से राज्यों के अंदर इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी, मतलब हॉस्पिटल्स के अंदर डिलीवरी ज़्यादा हुई है। ठीक है, जिसके यहाँ ज़्यादा हुई होंगी तो वो स्टेट टॉप पर करेगा। ठीक है, टॉप पर आएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर ये बोला गया कि जैसे कि जो की इनपुट्स है, की इनपुट्स के अंदर मतलब कि क्या सिचुएशन है, कैसे कि मेडिकल फैसिलिटीज़ कैसी मिल रही है, किसी भी स्टेट के अंदर मेडिकल फैसिलिटीज़ कैसी हैं, बर्थ और डेथ का रजिस्ट्रेशन कैसा है, ट्यूबरक्लोसिस को लेकर ट्रीटमेंट का रेट क्या है। ठीक है, इसको देखा जाता है और जहाँ पर भी अच्छा होगा तो डेफिनेटली वो स्टेट टॉप पर आएगा। तो इस पूरे इंडेक्स को डेवलप किया है नीति आयोग ने। नीति आयोग ने वर्ल्ड बैंक के साथ मिलकर इसको डेवलप किया था। और आप कह सकते हो आज के टाइम पर टॉप किसने किया है, तो इसकी रैंकिंग की बात करें तो केरला ने इसमें टॉप किया। तो केरला और तमिलनाडु ने यहाँ पर टॉप किया लार्जर स्टेट्स की कैटेगरी में। तो जो बड़े राज्य हैं उनकी कैटेगरी में केरला और तमिलनाडु ने टॉप किया। उसका जो छोटे राज्य की कैटेगरी में मिजोरम और त्रिपुरा ने टॉप किया। यूनियन टेरिटरी की कैटेगरी में दादरा नागर हवेली एंड दमन दीव ने टॉप किया है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ये मैंने आपको बता दिया ये सारी चीज़ें। और भी हम लोग हेल्थ को लेकर इंप्रूवमेंट के लिए बहुत सारे अलग अलग इनिशिएटिव चलाती है हमारी सरकार, जैसे नेशनल हेल्थ मिशन, आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, इस प्रकार से अलग अलग इनिशिएटिव्स को रन करती है। उसके बाद अगले आर्टिकल में हमने मिशन सागर के बारे में डिस्कशन किया था। हाल ही में जो हमारा इंडियन नेवल शिप है केसरी, ये मोजाम्बिक गया। मोजाम्बिक का एक पोर्ट था, पोर्ट ऑफ मपूतो, यहाँ पर पहुंचा और हम लोगों ने यहाँ पर काफ़ी सारा सामान दिया, खाने पीने का सामान पहुंचाया वहाँ के लोगों को, और प्लस उनको कुछ वेपन्स प्रोवाइड करवाएं ताकि वो लोग अपने आप से लड़ सकें। वहाँ पर आतंकवाद काफ़ी बढ़ चुका है, प्लस सूखा पड़ चुका है, कुछ ग्रोथ वगैरह देखने को मिली नहीं है, इस वजह से हमने मदद करी है। ठीक है, और जो ये मदद करी गई है मिशन सागर के अंडर में की गई है। मिशन सागर क्या है, इसको लॉन्च किया गया था मई 2020 के अंदर मिशन सागर को। इसका मेन मकसद था, जो देखो साल मई 2020 की अगर हम बात करें तो उस समय कोरोना का जो एक तरीके से प्रॉब्लम है काफ़ी बढ़ चुकी थी। तो इसके दौरान हम लोगों ने अलग अलग कंट्रीज़ को, जैसे मालदीव्स, मॉरिशस, माडागास्कर, कोमोरोस और सीचेल्स, इन कंट्रीज़ की हमने मदद करी थी। इनको हमने खाने पीने का सामान पहुंचाया था। ये कंट्रीज़ कहाँ पर है, ये आपको इंडियन ओशन रीजन के अंदर देखने को मिलेंगी। ये इंडिया का मैप हुआ, नीचे आपको मालदीव, सीचेल्स, कोमोरोस, मॉरिशस, माडागास्कर देखने को मिलेगा। और अभी यहाँ पर जो रिसेंटली INS केसरी है ये कहाँ पर पहुंचा, ये मोजाम्बिक के मपूतो पोर्ट पर पहुंचा, ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, उसी प्रकार से मिशन सागर 2 को लॉन्च किया गया था। यहाँ पर हमने सूडान, साउथ सूडान, जिबूटी पर पहुंचे थे। उसी प्रकार से जो मिशन सागर 3 है, यहाँ पर भी हम लोगों ने वियतनाम और कंबोडिया के अंदर बहुत सारा असिस्टेंस प्रोवाइड किया था। इससे फ़ायदा क्या होगा, इससे हमारी जो कंट्रीज़ हैं, खासकर नीचे की साइड नेबरहुड कंट्रीज़ हैं, इनके साथ हमारे रिलेशंस काफ़ी हद तक डेवलप होते हुए नजर आएंगे। नेक्स्ट आर्टिकल में हमने चर्चा की थी बेलगावी बॉर्डर डिस्प्यूट के बारे में। तो ये चर्चा में किस लिए था, क्योंकि यहाँ पर देखो कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच में एक दशकों पुराना डिस्प्यूट है जिसको हम लोग बोलते हैं बेलगावी डिस्प्यूट। तो जो बेलगांव या फिर बेलगावी, दोनों आप कह सकते हो, बेलगांव या बेलगावी डिस्प्यूट इसको बोला जाता है। ये डिस्प्यूट क्या है मैं आपको समझाता हूँ। ऊपर महाराष्ट्र का मैप नजर आ रहा होगा, नीचे कर्नाटक, बीच में यहाँ पर ये बेलगावी एरिया है। इसको लेकर विवाद रहता है हमेशा। देखो हुआ क्या था, यहाँ पर ये जो एरिया है आज के टाइम पर कर्नाटक के अंडर में आता है, लेकिन महाराष्ट्र बोलता है कि जब आपने भाषा के आधार में राज्यों को बांटा है, ठीक है, भाषा के आधार पर राज्यों को बांटा है, जिसमें से यहाँ पर जो लोग हैं ये मराठी बोलने वाले लोग हैं, तो ये हिस्सा महाराष्ट्र का होना चाहिए, ये महाराष्ट्र का कहना है। ठीक
ठीक है, क्योंकि आपको मालूम होगा ये हम लोग स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट लेकर आए थे 1957 के अंदर। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर क्या काम किया, हम लोगों ने यहाँ पर आगे इस पूरे को बढ़ाया, बहुत सारी कमेटी को बैठाया कि क्या इस मुद्दे को सुलझाया जा सकता है। फिर एट द लास्ट होता क्या है, यहाँ पर आपको ध्यान रखना होगा, अक्टूबर 1953 के अंदर हमारी सरकार ने पहला राज्य क्रिएट किया होता है आंध्र प्रदेश को। आंध्र प्रदेश लिंग्विस्टिक स्टेट है, मतलब कि आप कह सकते हो भाषा के आधार पर पहला राज्य कौन सा बनाया गया, आंध्र प्रदेश को बनाया गया था। आपको ध्यान रखना है इसके बारे में, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर कहानी आगे बढ़ती रही। आज के टाइम पर हमारे पास टोटल कितने स्टेट्स वगैरह हैं, तो आप देख पाओगे इंडिया के अंदर टोटल 28 स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज है। क्यों ऐसे, यहाँ पर आपने देखा होगा 2019 में एक बहुत बड़ा स्टेप उठाया गया था, जम्मू एंड कश्मीर को हमने एक तरीके से 2 यूनियन टेरिटरीज बना दिया था। एक स्टेट कम हो गया, 2 यूनियन टेरिटरीज हमारे पास आ चुकी थी। तो टोटल आज के टाइम पर 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरीज है। क्लियर हुआ। तो यहाँ पर ये जो मुद्दा है ना इन दोनों स्टेट्स के बीच में, मतलब महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच में जो बेलगांव वाला डिस्प्यूट है, ये डिस्प्यूट आज भी काफ़ी ज़्यादा है और 2006 से लगातार इस सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये डिस्प्यूट चला और आज भी यहाँ पर इसकी सुनवाई हो रही है। कोई यहाँ पर एक तरीके से अभी इसके ऊपर रिस्पॉन्स नहीं देखने को मिला। उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल में हमने चर्चा की थी 5G को लेकर। तो अभी हाल ही में देखने को मिला है जो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन है, इन्होंने अनाउंस किया है कि जो इंडिया के अंदर मेट्रोज है इनके अंदर हम लोग 5G सर्विसेज को लेकर आने वाले हैं अगले साल से, ठीक है। अब 5G सर्विसेज क्या होंगी मैं आपको बताता हूँ। देखो 5G अपने आप में 5th जनरेशन होने वाला है। हमारे पास 1G आया, 2G आया, 3G आया, 4G आया, अब नाउ 5G के ऊपर हम लोग काम कर चुके हैं। इससे क्या होगा, 5G से हम लोग और ज़्यादा कनेक्टिविटी को बेहतर कर पाएंगे। 5G के अंदर स्पीड अपने आप पे बहुत ज़्यादा है। पता है 5G नेट की स्पीड कितनी है, 5G नेट की जो मैक्सिमम स्पीड है वो 20 Gbps से 20 गीगाबिट पर सेकंड के आसपास यहाँ पर स्पीड देखने को मिलेगी। अब 5G नेट का इवोल्यूशन कैसे हुआ, आया कैसे, देखो पहले 1G आया था। 1G को 1980s में लॉन्च किया था, रेडियो सिग्नल के ऊपर ये काम करता था। यहाँ पर इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ आप वॉइस कॉल कर सकते थे। 2G आया, 2G को 1990s में हम लोग लेकर आए। यहाँ पर थोड़ा सा डेटा आपको मिलने लगा 64 kbps का। यहाँ पर आप लोग वॉइस कॉल कर सकते थे और अपना डेटा को ट्रांसमिट कर सकते थे। लेकिन उसके बाद 3G आया, 3G को लॉन्च किया गया साल 2000 में। यहाँ पर आपके पास जो नेट की स्पीड है वो 1 से लेकर 2 Mbps की आने लगी। यहाँ पर आप लोग क्या कर सकते थे, एक वॉइस और वीडियो कॉल भी कर सकते थे। फिर 4G आया 2009 में और 4G के अंदर आप 100 Mbps से 1 Gbps तक की स्पीड आ चुकी थी। यहाँ पर आप लोग 3D वर्चुअल रियलिटी का मजा ले सकते थे। तो इस प्रकार से यहाँ पर इवोल्यूशन हुआ। नाउ अब 5G आ चुका है। 5G के अंदर आपको 2 Gbps की स्पीड मिल रही है, वो सॉरी 20 Gbps की स्पीड मिल रही है। तो अपने आप में बहुत ज़्यादा हाई स्पीड इंटरनेट मिल रहा है। यहाँ पर आप लोग कनेक्ट कर सकते हो हर चीज़ को, चाहे मोबाइल, टीवी, HD, क्लाउड कंप्यूटिंग, गेमिंग, IoT मतलब इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या होता है, कोई भी डिवाइस, कोई भी लोग कहीं पर भी हो, सब आपस में कनेक्ट रहेंगे। तो आप कह सकते हो 5G टेक्नोलॉजी अपने आप में काफ़ी हद तक एक बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करने वाली है, ठीक है। तो 5G के अलग अलग खुद अपने आप में बैंड है। अगर हम बात करें 5G नेटवर्क के, तो 5G में 2 बैंड देखने को मिलेंगे, सॉरी 2 नहीं 3 बैंड देखने को मिलेंगे। एक होता है लो बैंड। लो बैंड मतलब आप थोड़ा सा कम पैसा लगाओगे तो आपको इंटरनेट 5G वाला तो मिलेगा, लेकिन वहाँ पर कम स्पीड का मिलेगा, 100 Mbps का मिलेगा। उसी प्रकार से जो दूसरा बैंड होता है, यहाँ पर दूसरा है मिड बैंड, ठीक है। यहाँ पर भी आपको इंटरनेट मिलेगा, थोड़ा सा यहाँ पर बेहतर मिल जाएगा, आप उनको कमर्शियल टेक्नोलॉजी के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हो। फिर उसके बाद यहाँ पर जो हाई बैंड वाला होता है, हाई बैंड में आपको इंटरनेट जो है काफ़ी बेहतरीन मिलेगा, लेकिन पैसा भी आपको बहुत जाएगा, बहुत महंगा मिलेगा, लेकिन डेफिनेटली बहुत हाई स्पीड का होगा। तो 5G के यूजेजेस क्या हैं, तो अपने आप में आप कह सकते हो 5G टेक्नोलॉजी के बहुत सारे यूजेस आपको देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर हम लोग इंटरनेट ऑफ थिंग्स के ऊपर काम कर पाएंगे, आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर पाएंगे, हम लोग यहाँ पर एक तरीके से इंडस्ट्रियलाइजेशन कर पाएंगे, जो हमारा पूरी तरह से इंडस्ट्री का रिवॉल्यूशन है, ये चौथा रिवॉल्यूशन हम लोग लेकर आ सकते हैं। क्लियर हुआ इसके बारे में। देन उसके बाद यहाँ पर 5G टेक्नोलॉजी को लेकर आज के टाइम पर परेशानियाँ क्या हैं, चैलेंजेस क्या क्या हैं। तो यार देखो चैलेंजेस क्या क्या हैं। सबसे पहला बात चैलेंज ये है कि आप टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर चुके हैं, लेकिन आप ये भी तो देखो हमारे पूरे देश भर में फाइबराइजेशन कितना है, मतलब जो फाइबर वायर है, फाइबर केबल है, कितना कनेक्टिविटी यहाँ पर देखने को मिलेगी। क्योंकि आज के टाइम पर आपने टेक्नोलॉजी के ऊपर काम किया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब आपके पास यहाँ पर फाइबर केबल की कनेक्टिविटी होगी नहीं जगह जगह पर, तो आप लोग यहाँ पर इसको अच्छा यूटिलाइजेशन इसका नहीं कर सकते। प्लस उसके बाद यहाँ पर एक देखने को मिलेगा मेक इन इंडिया करके, ठीक है। यहाँ पर हमने फोकस रखा है मेक इन इंडिया के अंदर, हम लोग अपनी चीज़ों, अपने कंट्री के अंदर चीज़ों को डेवलप कर रहे हैं। इससे क्या हो रहा है, जो फॉरेन कंपनीज है, फॉरेन टेलीकॉम OEM है, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर, ठीक है, इनको हमने यहाँ बाहर निकाल रखा है। तो इससे यहाँ पर हम लोग को काफ़ी हद तक नुकसान हो सकता है। प्लस उसके बाद हाई स्पेक्ट्रम प्राइसिंग यहाँ पर देखने को मिलेगी, मतलब इंडिया का जो 5G प्राइसिंग है वो काफ़ी अल्टीमेट लेवल पर जाने वाली है, बहुत महंगी होने वाली है। इनफैक्ट दुनिया भर से सबसे ज़्यादा महंगी इंडिया के अंदर देखने को मिलेगी। उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल टाइफून राई के बारे में डिस्कशन किया हुआ था। हमने यहाँ पर डिस्कस किया था कि आज के टाइम पर टाइफून राई ने काफ़ी बड़ी तबाही मचाई फिलीपींस के अंदर, बहुत सारे लोगों की जान जा चुकी है।
और जो राई है, ये जो टाइफून है बेसिकली जैसे साइक्लोन होता है ना, उसी प्रकार से टाइफून होता है। ये टाइफून राई 2021 का सबसे बड़ा डिजास्टरस इवेंट रहा है। अगर हम बात करें टाइफून की, तो यहाँ पर आप कह सकते हो कि बहुत बड़ा स्टॉर्म देखने को मिला है। मतलब एक टाइफून होता क्या एग्जैक्टली, आंधी होती है, बहुत तगड़ी आंधी होती है। टाइफून को हम लोग हरिकेन, साइक्लोन और भी यहाँ पर चीज़ों के नाम से जानते हैं। जैसे कि अगर मान लो चाइना की साइड आएगा, मतलब ये पिक्चर आप देख पाओगे, ठीक है। यहाँ पर अगर चाइना जापान की साइड में कोई साइक्लोन आता है तो उसको हम लोग टाइफून बोलते हैं। इंडिया की साइड में आता है तो उसको हम लोग साइक्लोन बोलते हैं। ऑस्ट्रेलिया की साइड में आता है तो उसको हम लोग विली विलीज बोलते हैं। और इधर इधर साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका साइड में आता है तो उसको हम लोग हरिकेन्स बोलते हैं। यही चीज़ें यहाँ पर समझाई गई हैं। टाइफून कब बोलते हैं, हरिकेन कब बोलते हैं, टॉर्नेडो कब बोलते हैं, जब यहाँ पर वेस्ट अफ्रीका और सदर्न यूएसए की साइड में आता है। विली विलीज कब बोलते हैं, जब ऑस्ट्रेलिया की साइड में आता है। ट्रॉपिकल साइक्लोन कब बोलते हैं, जब इंडियन ओशन रीजन की साइड में आता है। क्लियर हुआ इसके बारे में? आई होप आप लोग चीज़ों को अच्छे से क्लियर कर पाएंगे। नाउ इन क्वेश्चंस को आप लोग यहाँ पर सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हो। ये क्वेश्चंस मैंने प्रोवाइड करवा दिए हैं, इनके आंसर्स आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। नाउ ये थे कुछ आर्टिकल। बाकी हमारे सैटरडे के कुछ आर्टिकल्स रह चुके हैं, आप लोगों को मालूम होगा। उनको हम लोग जानबूझ के स्किप करते हैं क्योंकि उनका रिवीजन भी करना होता है मंडे में। तो मंडे में हम लोग जब भी डिस्कशन करेंगे तो स्टार्ट करते हैं हम लोग छोटे से रिवीजन से, तो वहाँ पर वो जो बचे कुछ आर्टिकल है उनका रिवीजन हो जाता है। बाकी आपको मजा आ गया होगा, आपने सारे आर्टिकल्स का रिवीजन कर लिया होगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो ये काफ़ी हद तक आपके लिए हेल्पफुल रहता है इनिशिएटिव, तो ये इसको यहाँ पर सपोर्ट कर सकते हो एक वीडियो को लाइक करके। तो इसी के साथ करते हैं लेक्चर को समाप्त। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।